एवरीवन, आज हम सीटेट अगस्त में जो हमारा 2023 का पेपर हुआ था, जो ऑफलाइन एग्जाम था, उसके पेपर 2 के सीडीपी क्वेश्चंस करेंगे। पेपर 1 के क्वेश्चंस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोग ना मुझे ऐसा बोलते हैं कि हिंदी में पढ़ाई कीजिए, तो मैं ना क्वेश्चंस आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ और आज ना मैं क्वेश्चंस हिंदी में आपके लिए बोल भी दूंगी। ठीक है, मैंने टाइप इंग्लिश में किया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, आजकल ना पेपर 2 में इस बार क्या हुआ ना, पेपर 2 लोगों को बहुत टफ लगा, लेकिन टफ नहीं था, उसके क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, यानी कि असर्शन, रीजनिंग, ऐसे ना वन वर्ड वाले आंसर्स नहीं थे उसमें। ठीक है, हम है ना अपना पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अभी कथन दिया गया है कि टीचर को है ना बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्या करने के लिए, बच्चों के मन में किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर जो स्टीरियोटाइप है उसे तोड़ने के लिए, और क्योंकि एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, स्टूडेंट को सेल्फ रिफ्लेक्शन में, क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन में एंगेज करना। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आपको पता है ये जो दोनों बातें हैं ये एकदम सही है, और जो आर है यानी कि जो रीजन उन्होंने दिया है इस अभिकथन का वो भी एकदम करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द correct explanation of A. Second question, which of the following is an example of intrinsic motivation? Completing the project to impress the teacher, studying to avoid being scolded, participating in a competition for the prize money, playing a musical instrument for पर्सनल एंजॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बचाना। तो अगर आप मोटिवेशन का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, मैं ये टॉपिक अभी आपको कराऊंगी, अभी मैंने कराया नहीं है आपको। तो मोटिवेशन है ना दो टाइप की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, लेकिन आप वर्ड से समझ सकते हो, आंतरिक और बाहरी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो चीज़ होती है जिसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ है ना हमारे अंदर से आती है, हमें कोई अंदर से कोई बात, अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ पसंद है, वो होती है इंट्रिंसिक। और जब किसी बाहरी कारण की वजह से आप वो चीज़ कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे कि अगर आप है ना टीचर बनना चाहते हो, लेकिन आप टीचर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको पढ़ाना पसंद है, तो ये तो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए टीचर बनना चाहते हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आपको सैलरी इतनी है, अगर ये सब रीजन है आपके टीचर बनने के, तो ये है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे इन्होंने इंट्रिंसिक का एग्जाम्पल पूछा है, तो इंट्रिंसिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, आपको वो चीज़ खुशी देती है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लास सेंटर्स अराउंड। ठीक है, fear of punishment and embarrassment, competitive ethos, conditioning and reinforcement, cooperative learning। ठीक है, हिंदी में इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस बात पर केंद्रित होता है? सजा और शर्मिंदगी के डर पर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार पर, अनुबंधन और पुनर्बलन पर, सहकारी अधिगम पे। तो अगर आपको पता है कंड्यूसिव क्लासरूम ना, हम उस क्लासरूम को कहते हैं जहाँ पे है ना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, बहुत ही ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जिससे ना बच्चे का पढ़ने का मन करे, वो मोटिवेटेड फील करे। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पर है ना कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही होगी, आप एक दूसरे की मदद कर रहे होगे। तो सहकारी अधिगम जहाँ पर हो रहा होगा वो क्लास को हम कहते हैं कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो एक बच्चा है अमन जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहा है किस चीज़ में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम उसमें बढ़ाना, उसमें इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसके अंदर इंकरेज हो। तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेटर है? encourage him to brainstorm and generate ideas, discourage him from experimenting and taking risk, provide him with the answers, tell him to give up on the problem। हिंदी में क्वेश्चन सुन लीजिए। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अगर आप ये बोलेंगे बच्चे को कि प्रॉब्लम को देखो ही मत, उस पर गिव अप कर दो, तो ये तो बिल्कुल भी किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज नहीं करेगा। तो फोर्थ इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उसे पहले से ही आंसर बता देंगे तो वो कुछ सीख पाएगा क्या? उसका अपना दिमाग क्या लगेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो होती है जब है ना मेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपने दी और वो चीज़ मुझे किताब में नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो मैं उसका सोल्यूशन फिर भी ढूंढ लूंगी। ठीक है, तो आंसर्स बता देना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप मुझे कह देंगे एक्सपेरिमेंट करो मत, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट करना, उसी से तो हमें है ना, आपको पता है लोगों को लगता है कि अगर आप गलती नहीं करते हो ना तो ये सबसे बेस्ट बात है, लेकिन अगर आप गलती नहीं करोगे ना तो आपको सीखोगे भी नहीं लाइफ में कभी। ठीक है, जो चीज़ आपको गलती सिखा सकती है ना, एक्सपेरिमेंट करना, रिस्क लेना, जो चीज़ें हम उनसे सीखते हैं वो लाइफ में कभी भी परफेक्ट होने से नहीं जाती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है एक चीज़ को, आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आपको क्या पता
कि वो उस चीज़ में फेल होते, पास होते, क्या पता आप क्या कर पाते लाइफ में। लेकिन अगर आपने फियर की वजह से कभी कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट ही नहीं की, कभी कोई नया रिस्क ही नहीं लिया लाइफ में, तो आप वही लाइफ जीते रह जाओगे जो सब जी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है इनकरेज करना बच्चे को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए और आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, यानी कि आप उसे मंथन करना सिखा रहे हो। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप है ना उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढते हो, अपना दिमाग चलाते हो, तो उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, और उससे ना आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर हम किसी के भी अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसे ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीव दैट लर्नर एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी कैटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन. Learner can construct knowledge with provided with a facilitative environment to do so. Learners know little and teaching involve transmission of facts to student. Learner are passive recipients and the teacher has the right knowledge. अब इस क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में सुन लीजिए। बोध आधारित शिक्षण को अंतर्निहित सिद्धांत का विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिनके मानक निर्देशकों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्राप्त किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तो आपको पता है पहले ना ऐसा माना जाता था, टीचर सेंटर हमारा सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम चलता था, उसमें ना बच्चे को टेबुला रासा कहा जाता था, यानी कि ना कहा जाता था कि बच्चा जो है वो खाली घड़ा है और टीचर जो है वो उसमें ज्ञान डालता है। लेकिन आजकल ये वाली बात तो बिल्कुल सही नहीं मानी जाती है, तो फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मानना है कि लर्नर के पास कम नॉलेज है, हम ऐसा भी बिल्कुल नहीं मानते। हमें लगता है बच्चों के पास बहुत नॉलेज है। ठीक है, और ये वाली बात सही है एक तरीके से कि लर्नर की जो एबिलिटी नीड्स होती है वो बहुत डाइवर्स होती है, लेकिन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस अगर हम फॉलो करेंगे, यानी कि जो एक तरीका है अगर मैं वही फॉलो करूंगी तो मैं डाइवर्स नीड्स को कैसे वो कर पाऊंगी, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और जो इसमें सेकंड ऑप्शन है, लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट। आपको पता है जो हमारा NCF 2005 है वो कहता है कि टीचर्स जो है ना वो एक फैसिलिटेटर का रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि टीचर का काम है, बच्चे को है ना बहुत नॉलेज होती है, उसको वो थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करेगा ना तो बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पता है 2005 NCF है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें ना टीचर को एक फैसिलिटेटर का रोल दिया गया है। ठीक है, टीचर के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो फैसिलिटेटर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस उन्होंने ना थोड़े बड़े बड़े से स्टेटमेंट्स दे दिए तो आपको ऐसा लगा कि बहुत ही हार्ड आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड टू encourage them to study in multiple distractions through the use of strict punishment and ensure corrective reading through systematic phonological training by providing higher grade level reading text. तो आपको पता है हमारा एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी में ना हम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं जिनसे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको करा रखा है, ये टॉपिक आप देख सकते हैं, लर्नर डिसेबिलिटी के नाम से इस टॉपिक को मैंने क्या कराया हुआ है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो होता है ना उसमें क्या होता है, बच्चे को है ना लिखने में, बातें समझने में बहुत दिक्कत आती है। आपने वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, तो तारे ज़मीन पर जो बच्चा होता है ईशान अवस्थी, उसे है ना डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है वो कुछ वर्ड्स को है ना कुछ और ही समझता है, यानी कि वो बी को डी लिखेंगे, एक वर्ड जिसको स्मॉल लिखना चाहिए उसको वो कैपिटल लिखेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई के साइन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डिसलेक्सिया में जो बच्चा जूझ रहा होता है। इस क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में सुन लीजिए। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्राप्त करके। देखो इसमें है ना जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वाला ऑप्शन है वो तो टोटली एलिमिनेट कर देना है। हम है ना कुछ वर्ड्स को टैग वर्ड्स बोलते हैं ना, तो उनमें से नेगेटिव टैग वर्ड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड जिनको आप देख ले तो आपको टोटली उनको कट कर देना है। वो है जब भी बात हो रही हो पनिशमेंट की, जब भी बात हो रही हो रोट मेमोराइजेशन की, ये सब जो है ना ये नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप है ना सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे बच्चे को, ठीक है, अगर आप उसको सिस्टमैटिकली वर्ड्स के मीनिंग सिखाएंगे, फोनोलॉजी बताएंगे, ठीक है, तो अगर आप ये सारी बातें उसे समझाएंगे ना तो ये डिसलेक्सिया जिन बच्चे को है, जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो बहुत अच्छे से सीख पाएगा चीज़ों को। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। ठीक है, इनरिचमेंट एंड एक्सलरेशन, एक्सलरेशन एंड इनरिचमेंट, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन एंड एकोमोडेशन। इस क्वेश्चन को आप एक बार हिंदी में सुन लीजिए। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि में वे भिन्न है।
तो आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा एक टॉपिक है जो 5 मार्क्स की जिसकी वेटेज दी गई है आपके उसमें, ठीक है। तो इंक्लूजन वर्ड का मीनिंग होता है जब है ना हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम है ना ये नहीं देखते हैं कि ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ये नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है। जब हम ये नहीं देखते कि कौन रिच घर से आता है, कौन पुअर बैकग्राउंड से आता है, जहाँ हम जेंडर नहीं देखते हैं, यानी कि वहाँ ना हम कुछ नहीं देखते हैं, हमारा बस काम है कि ये बच्चा है, ये एक लर्नर है और वो कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन सेम इन द, तो हम है ना अकोमोडेशन में तो वही सेम बात सिखाना चाहेंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में संशोधन, संशोधन जब किया जाता है तो मतलब क्या है, तो बदलाव, ठीक है। तो इसका आंसर है अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो पता है ना अकोमोडेशन में होता है आपके पास जो पहले से नॉलेज है उसी में आप चीज़ों को अपने दिमाग में रख लेंगे, तो उसे हम कहेंगे अकोमोडेट करना, ठीक है। आप अपने दिमाग में जो पहले से नॉलेज थी उसमें आपने कुछ और एक नई नॉलेज को बस ऐड कर लिया है, लेकिन अगर आप उसमें है ना कुछ एक्स्ट्रा उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हो, संशोधन ला रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंट होएगा ना उसमें, तो मॉडिफिकेशन में होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। तो आपको ना एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे ना आपको ये पूछना है कि उन्होंने क्या पूछा है, वुड बी करेक्ट पूछा है कि वुड नॉट बी करेक्ट पूछा है। कभी कभी ना हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हमें ना नॉट वर्ड पे ध्यान नहीं दे पाते, हम लगा देते हैं कि उन्होंने पूछा कि सही क्या है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या सही नहीं है। नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव है, लर्नर नीड्स टू बी एक्सटेंसिव मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, नॉलेज इज प्लूरिस्टिक एंड मल्टीपल, लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, ज्ञान जो है वो व्यक्ति परक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। तो आपको पता है नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव तो होती है ना, हर किसी के लिए नॉलेज है ना, आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब है ना सिर्फ एक ही तरीका होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आंसर जो होते हैं उनमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव नहीं होती है नॉलेज, हर किसी के लिए सब्जेक्टिव है, तो ये तो सही बात है। नॉलेज जो है वो प्लूरिस्टिक और मल्टीपल हो सकती है, नॉलेज के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीके से नहीं सिखाई जाती है, एक प्रकार की भी नहीं होती है, ठीक है। लर्नर अपनी नॉलेज को सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में खुद बना सकता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इन्होंने बोला एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड होने चाहिए कि वो इफेक्टिव लर्निंग कर सके, ये गलत बात है। अब ये गलत बात क्यों, मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट होता है अगर हम है ना इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। अगर मैं कोई काम इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि वो मुझे खुशी देता है, तो वो काम ना मैं हमेशा कर पाऊंगी। लेकिन अगर एक काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरों ने आपसे करने को है, आप उसको ना शुरू में तो कर पाओगे, ठीक है, आप उसमें 10 दिन कर पाओगे, 20 दिन कर पाओगे, शायद 1-2 साल भी कर लो, लेकिन आप उसमें ना कभी भी खुश फील नहीं करोगे उस काम को करते हुए, क्यों, क्योंकि आप उसके लिए एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड हो, ठीक है। लेकिन अगर जिस काम के लिए आप इंटेंसिकली मोटिवेटेड होते हैं ना, उसमें आपको कहना नहीं पड़ता है कि आपको काम करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप है ना इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना अंदर से आती है, और अंदर से जो चीज़ आ रही है उसमें आपको कोई और नहीं कहेगा कि ये काम करो, ठीक है, आप खुद ही करोगे, आपका मन करेगा वो काम करने का। उसके बाद उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर किसी को सुनने में दिक्कत है तो इनमें से कौन सी बात इस बारे में सही है। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेज नियर द चाइल्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर, ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधित बच्चों को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे को सुनने की क्षमता का विश्वसनीय तौर से परीक्षण किया जा सकता है, श्रवण बाधित हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना हर किसी को साइन लैंग्वेज यूज करने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उनको साइन लैंग्वेज सीखनी जरूरी है, ठीक है, हम क्योंकि ऑल पे नहीं लगा सकते, अगर यहाँ पे होता ना सीखनी चाहिए वो अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से कान में आपके कोई फिजिकल दिक्कत आई थी, चोट लगी थी, इसीलिए ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके ना मेंटल ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन सेल्स में डैमेज होता है, इस वजह से भी उनकी सुनने की शक्ति जो है वो चली जाती है, ठीक है। और ये तो बहुत ही बेकार तरीका ना, मतलब एक बच्चे को सुनाई नहीं देता मैं उसके पास है ना बहुत ही लाउड लाउड नॉइजेस बचाऊं ताकि उसका अच्छा टेस्ट हो पाए, नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है, अगर एक बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है ना, हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसे है, तो इससे है ना उसकी कम्युनिकेशन करने की जो एबिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है। अब सोचो कैसे इफेक्ट होती है, अब एक बच्चा है वो सही से मेरी बात सुन ही नहीं पाया, तो मुझे जवाब कैसे देगा, सही से जवाब कैसे दे पाएगा, लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा, उसे तो लोगों की बात सुनाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से हमारी जो एबिलिटी है
बात करने की दूसरों से, वो बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज द अल्टरनेटिव थियरी ऑफ इंटेलिजेंस? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पेरमैन एंड हार्वर्ड गार्डनर। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? ठीक है, तो उन्होंने ऐसा पूछा कि कौन एक ऐसा इंसान था जिसने ना जनरल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट था, जब लोगों ने किसी इंसान ने ना ये प्रपोज किया था कि सबके पास है ना एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन एक इंसान ने इस बात को गलत कहा और कहा कि उन्होंने एक दूसरी थियरी दी। ठीक है, तो अगर आपने हमारी 4 थियरीज पढ़ी है, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की की थियरी, जीन पियाजे की थियरी, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी एंड कोलबर्ग की थियरी, तो आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनको क्रेडिट किया जाता है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जनरल इंटेलिजेंस तो होती ही है, उसके अलावा है ना बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और मेरे को बताइए कि कितने प्रकार की उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस हो सकती है। ये वो 4 थियरीज है, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर एंड कोलबर्ग, जो बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको दिखाई देंगे इन थियरी से। ठीक है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी और जनरल इंटेलिजेंस को उन्होंने नकार दिया था। ठीक है, वो कहते थे एक प्रकार की नहीं हो सकती सबके अंदर, क्योंकि देखो, और उनकी बात सही भी थी। एक्चुअली उन्होंने बताया था कि 8 प्रकार की बुद्धि हो सकती है और आपको वो 8 प्रकार पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको है ना हमारी हार्वर्ड गार्डनर वाली इंटेलिजेंस थ्योरी वाला वीडियो देखना चाहिए। और मैंने इन चारों थ्योरी का एक कंबाइंड वीडियो भी बनाया हुआ, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होगा। अगर एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन टीचर से पूछे जाएंगे, आपस में भी पूछे जाएंगे और अपने आप से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में सुन लीजिए। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा एक टॉपिक है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ना एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में है ना हम क्या करते हैं, अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखोगे, डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछना आपको अलाउड है। वहाँ पे ना बच्चे को ये नहीं बोला जाता है अच्छा इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, आप जितने सवाल आपके मन में आए आप उतने पूछ सकते हो। ठीक है, टीचर से तो क्वेश्चन पूछेगा ही बच्चा, तो ये तो बिल्कुल सही है। एक दूसरे से भी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यही अच्छी बात होती है, उसमें ना हम ये भी बोलते हैं कि हो सकता है आपके सवाल का जवाब है ना आपके दोस्त को पता हो। ठीक है, तो आप एक दूसरे से भी सवाल पूछते हो और कभी कभी है ना आप खुद से भी सवाल पूछते हो। जिंदगी में भी तो ऐसा होता है ना कि आपको है ना कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप है ना थोड़ी देर बैठ के खुद सोचते हो और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो खुद से क्वेश्चन पूछना भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, सी एंड डी। और जो पहला है कि बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स? ठीक है, intelligence is not influenced by environmental factor. IQ tests are the only measures of intelligence. Intelligence is multidimensional and can change over time. Intelligence is not influenced by genetic factors. तो इसको हिंदी में सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि अनुवांशिक कारण से प्रभावित नहीं होती है। तो आपको पता है इंटेलिजेंस हमारा एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, और उसी में ना एक मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो इसमें ना डाइवर्सिटी की बात हो रही है, विविधता की बात हो रही है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इसके लिए सबसे अच्छा आंसर है। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंस होती है ना वो बहुत प्रकार की होती है, मल्टी डायमेंशन होते हैं। एक ही प्रकार की बुद्धि तो आपके अंदर नहीं होगी ना, बहुत सारे। आप है ना मैथ्स भी कर सकते हो, आप है ना हो सकता है आप गाने में भी अच्छे हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना ही बनाते हो। तो अगर आपके पास एक ही टाइप की बुद्धि होती है तो आप एक ही चीज़ कर पाते हो ना। लेकिन एक इंसान है ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर पाता है, एक सेम टाइम पे भी उसके अंदर बहुत टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है वो इसलिए गलत है। सिर्फ आईक्यू टेस्ट एक तरीका नहीं है इंटेलिजेंस नापने का, हम बहुत सारे अलग तरीकों से भी पता लगाते हैं कि इंसान इंटेलिजेंट है। ये थोड़ी कि आपका आईक्यू टेस्ट हुआ है कि कभी, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंस नहीं है क्या? ठीक है, और जेनेटिक फैक्टर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत बात है। कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने अपने आप अपनी लाइफ में भी देखा होगा, कभी कभी ना कोई आपको देखता होगा और वो बोलता होगा ये ना अपने पापा की तरह बहुत तेज है, ये अपनी मम्मी की तरह बहुत तेज है। तो वो क्यों? क्योंकि वो जो जीन्स है आपके अंदर वो आपके पेरेंट्स से आए। तो जेनेटिक फैक्टर्स का बहुत फर्क पड़ता है हमारी इंटेलिजेंस पे। और इन्होंने बोला इन्वायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता, इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है। आप बताइए, आप है ना एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हो, ठीक है, वहाँ पे ना आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाई जाती है, मैनर सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। पर एक बच्चा है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, तो आपकी और इसके इंटेलिजेंस में, आपके और उसके बात करने के तरीके में बहुत सारा डिफरेंस होगा। तो वो कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से आया ना। हम कहते हैं ना संगति सब कुछ होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेलिजेंस पे इनका बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन इंटेलिजेंस का इसमें सबसे अच्छा आंसर है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, और वो समय के साथ है ना बदल सकती है। ठीक है,
हो सकता है बचपन में आपको एक चीज़ नहीं आती थी, आगे जाके आपको आ गई, और एक चीज़ थी वो बचपन में आपको बहुत अच्छे से आती थी, बाद में आपका उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। क्वेश्चन है expectations associated with being male or female are referred to as and these are learned। ठीक है, एक बार जेंडर रूल्स कहते हैं इनको हम, और चाइल्डहुड और से लेकर अडल्टहुड तक हम हमेशा सीखते हैं इनको। जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं और सिर्फ मिडिल चाइल्डहुड में सीखते हैं। जेंडर बायस कहते हैं और सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड में सीखते हैं। जेंडर कंसिस्टेंसी कहते हैं, इनिशियल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में सीखते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी हुई अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। जेंडर स्थिरता प्रारंभ से किशोरावस्था के अनुसार। तो आपको पता है जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी को की आपसे होती है ना, कि वो आपको बोलते हैं कि तुम लड़का हो तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो इनको हम कहते हैं जेंडर रूल्स। एक्सपेक्टेशंस है ना, ये सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है, तो इनको हम स्टीरियोटाइप्स नहीं कहते, इनको हम जेंडर रोल्स कहते हैं। और ये हम अपने बचपन में भी सीखते हैं, और बचपन से लेके बड़े होते होते हम हमेशा सुनते रहते हैं, तुम लड़की हो धीरे बोलो, तुम लड़का हो तुम रो मत लड़कियों की तरह। ये सारी बातें जो होती है ये क्या है, सोसाइटी की हमसे एक्सपेक्टेशन है, तो इनको हम जेंडर रूल्स कहते हैं। ठीक है, और जेंडर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए एक टॉपिक है हमारा जिसको हम बोलते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये टॉपिक भी मैंने आपको कराया हुआ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन किया कि जेंडर रोल्स किसको कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स किसको कहते हैं, जेंडर कंसिस्टेंसी कब आती है। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जेंडर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। तो आंसर है जेंडर रोल्स थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्ट। उसके बाद देखो मैंने अभी आपको जो बताया था हमारी 4 थ्योरी, उनमें से एक और थ्योरी से क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो लॉरेंस कॉलबर्ग जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उन्होंने पूछा कि कैरोल गिलिगन ने उनको क्रिटिसाइज क्यों किया था। ठीक है, कैरोल गिलिगन एक फीमेल थी, उन्होंने उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। मैंने आपको इस थ्योरी में उनका क्रिटिसिज्म पढ़ाया हुआ है, और इसी यानी कि पेपर 1 हुआ था सीटेट का, उसमें भी पूछा गया था, बस उन्होंने पूछने का तरीका बदला हुआ था, लेकिन ये सेम क्वेश्चन दोनों पेपर में रिपीट हुआ है। तो इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेज इन मोरल रीजनिंग, प्रेजेंटिंग अ स्टेज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, collecting data by means of real life situation, not applying quantitative methods of analysis। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में सुन लीजिए। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैगिंग भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, नैतिक विकास को एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, वास्तविक जीवन की स्थितियों से माध्यम से तथ्य को एकत्रित करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए गई। तो अगर आप जानते हैं तो कैरल गिलिगन ने उनको इसलिए क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने ना जेंडर डिफरेंसेस को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो फीमेल होती है उनका बहुत ही नर्चरिंग नेचर होता है। ठीक है, तो आप सबको है ना एक लेवल पे नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि लड़कों की मोरालिटी और लड़कियों की मोरालिटी एकदम सेम होती है, बहुत डिफरेंस होता है, उनके सोचने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, नेचर ने उन्हें जैसे बनाया उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग नेचर की होती है, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने है ना ये सारे जेंडर डिफरेंसेस को कंसिडर ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर करने के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, provisioning of only vocational education to learner with special need, flexibility in the curriculum as a result of recognition of individual differences, segregation and categorization of student on the basis of their ability। तो inclusive education में मैंने आपको बताया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है, इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है टू इंक्लूड ऑल। जब है ना हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिमाण स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। तो देखो ये जो सेग्रीगेशन कैटेगराइजेशन है ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल नहीं करती है, तो ये तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। स्टैंडर्ड करिकुलम हम कैसे रख सकते हैं? जब हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी होगा जिसको शायद दिखाई नहीं देता है, और मेरी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी होगा जिसको बिल्कुल परफेक्टली दिखाई देता है, तो मैं सारा का सारे बच्चों को सेम तरीके से कैसे पढ़ा सकती हूँ? स्टैंडर्ड करिकुलम कैसे रख सकती हूँ? ठीक है, और सिर्फ उन बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दे दूँ जिसमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं करूँगी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इस करिकुलम में, है ना। हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जिस बच्चे को जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे अगर एक बच्चे को समझ नहीं आ रही है एक बार में, उसके लिए मैं 4 बार रिपीट करूँगी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं सबको एक ये नहीं है कि मैंने तो बता दिया एक बार में, आपको समझ आया तो समझ आया, नहीं समझ आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा वाला जो एटीट्यूड होता है ये फॉलो नहीं होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स में अभी इंक्लूसिव एजुकेशन लागू नहीं हुआ है, बहुत ही कम जगह पर इंक्लूसिव स्कूल्स बने हैं। ठीक है, अभी सारे स्कूल्स इंक्लूसिव नहीं, वो बोलते ज़रूर है कि हम इंक्लूसिव है, बट आपको पता है ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग?
ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में एविडेंस का क्या रोल होता है? एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, एविडेंस इज इररेलेवेंट, एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड, एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रमाण को तार्किक और संयोजनित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अप्रासंगिक होता है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तो देखो, एविडेंस इररेलेवेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इग्नोर कैसे कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ को? आप टोटली इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ये भी गलत है। एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, उसको देख ही नहीं रहे हो क्या सही है क्या गलत है, तो ये कैसे सही हो सकता है? तो इसका है कि आपको है ना इवैल्यूएट करना है उसे सिस्टमैटिक वे में, लॉजिकल वे में, और तब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, और बहुत बड़ा रोल होता है एविडेंस का। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन? तो देखो, हमें है ना थिंकिंग के ऊपर भी एक टॉपिक पढ़ना है जिसमें ना हम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इन सब थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जब मैं बच्चों को ये सवाल पूछूंगी कि आप पानी को क्यों बचाना चाहते हो और सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, इंडिया की कैपिटल में कितनी स्टेट्स है, ठीक है, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी आपकी कंट्री का कैपिटल क्या है और पानी आता कहाँ से आपकी सिटी में, तो इनमें से कौन सा सवाल आपको ऐसा लग रहा है कि इसको अगर मैं पूछूंगी तो बच्चे के अंदर है ना क्रिएटिव थिंकिंग आएगी। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ अलग बात सोचना, रटी रटाई बातों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तो अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगी कि पानी क्यों बचाना चाहिए, ये तो सब बच्चे आंसर दे देंगे, सबने रटा होता है ये वाली बात कि पानी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसे ऐसे आंसर सब दे देंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कैसे हुआ? अगर मैं बच्चों से पूछूंगी कितनी कैपिटल स्टेट है, सबको याद होती है, ठीक है, और अगर सबको याद नहीं है तो एटलीस्ट ये रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग का कुछ रोल नहीं हो रहा है। अगर मैं कंट्री का नाम पूछ रही हूँ, ये भी रटा रटाया क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं पूछ रही हूँ ना आपकी सिटी में पानी कहाँ से आता है, ठीक है, तो बच्चे को सोचना पड़ेगा। कोई बोल सकता है टैप से आता है, कोई बोलेगा हैंडपम्प से आता है, कोई कहेगा रिवर से आता है, कोई कहेगा कि वाटर प्लांट से आता है, और उसको सोचना पड़ेगा ना, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो किस बेसिस पे दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग लगेगी ना, उसको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी सिटी में पानी कहाँ से आता है, जब ऐसा आप पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से जीन पियाजे लेव-वाइगोत्स्की के ऊपर क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया 4 थियरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पूछा, असर्शन उन्होंने दिया, जीन पियाजे और लेव-वाइगोत्स्की जो है उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग था लैंग्वेज के बारे में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। और उन्होंने कहा इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट डिराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। अभी के कथन का है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव-वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो आपको पता है ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये तो सही है। लेव-वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के जो व्यूज थे ना वो बहुत अलग थे। ठीक है, लैंग्वेज पे है ना, उन्होंने दोनों ने अलग अलग व्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाली बात एकदम सही है। डिस्कवरी लर्निंग में हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ढूंढे। डिस्कवरी करने का मतलब क्या होता है? खोज करना। अपना दिमाग खुद लगाएगा, खुद सोचेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन जो असर्शन उन्होंने दिया हुआ है ना, उसका रीजन ये नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट। यानी कि गिफ्टेड बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो गिफ्टेड बच्चे दूसरे बच्चों से कैसे अलग होते हैं? एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है उनके अंदर, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग होती है, हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से, हिंदी में इस क्वेश्चन को सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होती है? समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो आपको पता है जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना बहुत तेज होती है, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बिल्कुल सही है, सीखता भी बहुत जल्दी है, फास्ट लर्निंग होती है उसके अंदर, हायर डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब वो इतना अच्छा समझता है, हर बात को इतनी जल्दी समझ जाता है, तो वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड क्यों करेगा कोई भी बात समझने के लिए? तो ये गलत बात है। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है ना आपकी क्लास में एक गिफ्टेड चाइल्ड है, पढ़ने में बहुत तेज है, मतलब गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि पढ़ने में तेज है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में भी बहुत तेज हो सकता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड की बात नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि आप तो छोटे से रह गए, वो बढ़ते 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 इतना लंबा हो गया, उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ ए और बी जो है वो इसके करेक्ट ऑप्शन है।
फिजिकल ग्रोथ उनकी फास्ट हो सकती है, थोड़ी फास्ट होगी, रैपिड फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही होगी उनके अंदर, इतनी ज़्यादा अलग नहीं दिख रहे होंगे वो आपसे कि वो बहुत लंबे हो गए आप छोटे से रह गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उनकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत तेज़ होती है, लर्निंग सीखने की कैपेसिटी भी उनकी तेज़ होती है, इसलिए तो हम उनको गिफ्टेड चाइल्ड बुला रहे हैं ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ कंड्यूसिव environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life. Development of language totally dependent on genetics. Development is disorderly and unpredictable. There is a sensitive period of language development. Language and cognition are complex. इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिक पर निर्भर करता है। भाषा अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होती है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। तो अगर आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, अभी ये टॉपिक मैंने नहीं करा है, ठीक है, मैं कराऊंगी आपको ये। लैंग्वेज जो होती है ना, आपको पता है उसमें जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि बचपन में जो बच्चा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाता है, वोकैबुलरी सीख जाता है, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। लेकिन अगर आपके वो ईयर्स में आप सीख नहीं पाए, भाषा नहीं सीख पाए, तो आपको ना आगे जाके बहुत दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो ये ना बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बेटर इफ अ टीचर। तो एक बच्चा है ना कब बेहतर सीखता है, ये वो पूछना चाह रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू द फिजिकल फॉर्म। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव ऑन अ इंट्रिकेटीज ऑफ इट। First discusses the concept in terms of logic and reason and then grants opportunity to verify the ideas. First discusses what is not known to the student and then comes to what the student already knows. हिंदी में इस क्वेश्चन को सुनिए। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसे भौतिक रूप पर आए। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करे और फिर विचारों के सत्यापित करने का अवसर दे। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। पहले है ना वो बताते हो जो बच्चे को पता है और उसके बाद आप उस पर जाते हो जो उसे नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद है ना बाकी जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म पहले बता, लेकिन सबसे अच्छा है इन चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है, तो वो है कि पहले है ना आप उसको कॉन्सेप्ट पूरा समझाओगे। मैं आपको पहले एक टॉपिक अगर मैंने आपसे लेव-वाइगॉट्स्की थ्योरी का क्वेश्चन पूछा और अगर मैं उसे पहले आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, और फिर उसकी जो बारीकियां है, जो उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर जाऊंगी ना तो आप बेटर समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कि आप कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाओ और फिर जो उसकी बारीकियां है उन पर जाओ, ठीक है। तो बच्चा बहुत ही अच्छा सीखता है। अगर मैं पहले आपको लेव-वाइगॉट्स्की की थ्योरी कराऊं फिर उससे आए हुए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। फिर है, अ टीचर वांट्स टू हेल्प अ स्टूडेंट डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव? प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड एंड फीडबैक टू मोटिवेट स्टूडेंट, assigning text to student to memorize and encourage them to repeat information from the textbook, providing student with detailed and prescriptive instruction for all learning tasks, encouraging student to reflect on their own learning and evaluate their progress. अब इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को अभिप्रेत करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और बार बार उन्हें एक चीज रिपीट करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्य के लिए विस्तृत और निर्देशों में निर्देश प्राप्त करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंता करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो देखो मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब होता है जब आप है ना खुद से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो। तो अगर आप ना देखो ग्रेड देना, फीडबैक देना एक अच्छी बात होती है, लेकिन ग्रेड असाइन कर देना, किसी को स्लो लर्नर बुलाना, फास्ट लर्नर बुलाना, ये सब हमारा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया है। रट्टा मारना, मैंने कहा था ना जब भी रट्टा मारने की बात आ जाए, जब भी एक रिपीट करने की बात आ जाए, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अगर मैं पहले से ही सारे आंसर्स बच्चे को डिटेल के साथ बता दूंगी तो वो मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे सीखेगा, खुद से विचार करने की एबिलिटीज कैसे सीखेगा? तो ये भी आंसर गलत है। लेकिन अगर मैं बच्चे को है ना खुद उसने जो सीखा है उसको बोलूँ कि सोचो तुमने सही सीखा क्या, अपनी गलतियां खुद इवैल्यूएट करो, अपनी प्रोग्रेस ना खुद पूछो। तो देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको दिन में है ना सीटेट क्लियर करने के लिए 5 घंटे पढ़ना चाहिए और आप है ना बुक लेके बैठ गए और आपने मुझे बोला कि आपने ना 5 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन आपने ना मैं आपको बोलूँ कि खुद से पूछिए कि 5 घंटे पढ़ाई की है, तो आप में से कुछ देखेंगे अरे नहीं मैंने 5 घंटे बुक तो ज़रूर खोल रखी थी लेकिन उसके बीच में मैं फ़ोन चला रहा था, उसके बीच में मैंने इतनी सारी रील्स देखी। लेकिन आपका सच तो आपको ही पता है ना। मैं तो ये सोचूंगी आपने बोला है कि आपने पढ़ाई की है तो आपने की होगी,
ठीक है। लेकिन जब हम अपनी गलतियां हम खुद से, देखो दूसरे को पता हो नहीं पता हो लेकिन हमें ज़रूर पता होता है कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो सबसे हमारी जो मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है ना, वो सबसे बेस्ट इस मेथड से डेवलप होंगी। जब है ना हम खुद देखेंगे कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, हमें 5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है कि हमें 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है कि सिर्फ 2 घंटे में काम हो जाएगा, ठीक है। ये बात ना आपको सबसे बेस्ट पता होगी, क्योंकि अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ आपको सबसे अच्छे से पता होती है। नेक्स्ट, अ टीचर असर्शन है, अ टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। रीजन दिया हुआ है, थिंकिंग ऑफ एग्जांपल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जांपल टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो आपको पता है इसका जो पहला असर्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें है ना एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स दोनों को पढ़ना चाहिए, उससे है ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल्स बताने से आपको, अगर मैंने आपको एक चीज़ दी और उसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिया तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, और मैंने अगर नॉन एग्जाम्पल बता दें तो आपको पता होगा कि ये ना इस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पाओगे ना, डिफरेंशिएट कर पाओगे, और ये कभी भी है ना कंफ्यूज नहीं करता है। नॉन एग्जाम्पल्स आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को बेटर बनाने के लिए होते हैं। इसलिए इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। लैब बाइगॉट्स के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते थे कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, मैच्योरेशन के का कारण है, सोशल इंटरेक्शन से आती है, और अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। इस क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। लैब बाइगॉट्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंगत है, सीधे परिपक्वता के परिमाण से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिमाण से होता है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। तो अगर आप जानते हैं लैब बाइगॉट्स्की की थ्योरी का नाम ही अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। लैब बाइगॉट्स्की की थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। उन्होंने सारा का सारा जो फोकस दिया है ना, उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज से इंसान सीखता है, कल्चर से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। तो उनका सारा का सारा फोकस है ना सोशल इंटरेक्शन पे था। तो वो कहते थे कि आपका जो डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से होता है। जितना आप समाज से सीख सकते हो, भाषा से सीख सकते हो, उतना कभी सिर्फ आपका दिमाग आपको सीखने में मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग का विकास होगा। सही बात भी है ना, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोगों से मिलते हो तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ती है। हम कहते हैं ना यार वो इंसान है ना कुएं का मेंढक है, कुएं का मेंढक ना हम उस इंसान को बुलाते हैं जो है ना सिर्फ अपनी दुनिया में ही घुसा रहता है, उसे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है उसे किताबी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ना, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ किताबी नॉलेज काम नहीं आती है, ठीक है। आपके अंदर है ना सोशल इंटरेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बनाने की एबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो आप प्रोग्रेस कर पाते हो ना लाइफ के हर फेज में। तो इसलिए ना सोशल इंटरेक्शन हमारी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा शेप करती है। कोई इंसान होता है बहुत नॉलेज होती है लेकिन बोलने से ही डरता है, बात ही करना नहीं आता, अपनी बात दूसरों को समझा ही नहीं पाएगा, तो क्या फायदा है उसकी नॉलेज का जब वो शेयर ही नहीं कर पाएगा उस नॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भर भर के क्वेश्चन है ना, जीन पियाजे से, लैब वाइगॉत्स्की से, कोलबर्ग से, ठीक है। तो ये चारों थ्योरीज वाला चैप्टर आपको जरूर करना है, और जेंडर वाला टॉपिक एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं। मैंने सीडीपी की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि जीन पियाजे ने है ना क्या बोला है कि जो डिफरेंट डिफरेंट 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी वो कैसे कैसे अलग है एक दूसरे से। वेरी वास्टली अक्रॉस द culture in the world are dependent upon the genetic codes of the children, represent universal pattern of development of children, illustrate that children minds are miniature adult mind। इस क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दुनिया की विभिन्न संस्कृति के व्यापक रूप से भिन्न होती है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मनु लघु वयस्क मन होता है। तो अगर आपको पता है जीन पियाजे की जो 4 थियरीज थी वो कहते थे कि यूनिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अगर आप इंडिया के बच्चों को देख रहे हैं, आप यूएस के बच्चों को देख रहे हैं, यही सारी स्टेजेस बच्चा फॉलो कर रहा होगा। अगर वो एक छोटा बच्चा है ना तो वो अपने आप में खुश हो रहा होगा, अपने आप से बात कर रहा होगा, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझ रहा होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल पैटर्न है। डेवलपमेंट जो होती है वो सारे बच्चों में यूनिवर्सल चलती है, ऐसा वो कहते थे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। पियाजे थ्योरी, जो जीन पियाजे की थ्योरी थी जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी है ना एक लिमिटेशन क्या है, ठीक है, यानी कि सिद्धांत की सीमा क्या है। तो इज ओवर emphasizes the role of language in cognitive development. It does not account for the role of biological factor in cognitive development. It does not account for the influence of culture and society factor on cognitive development. It does not account for individual differences in cognitive development. वह संज्ञानात्मक विकास की भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है।
यह संज्ञानात्मक विकास के जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो थे ना, वो ये मानते थे, लेव वाइगोत्स्की का सारा फोकस था सोसाइटी पर, लेकिन जीन पियाजे है ना सोसाइटी को इंपॉर्टेंट मानते थे, बट वो सोसाइटी और कल्चर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे। इसलिए उनकी थ्योरी को है ना क्रिटिसाइज किया गया, लिमिटेशन बताई गई, उसकी जो कमी बताई गई वो क्या है कि ये जो है कल्चर और सोसाइटी के फैक्टर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है जितना इंपॉर्टेंट वो होता है आपकी फैमिली कैसी है, आपका कल्चर कैसा है, वहाँ पे आपको क्या बातें सिखाई जाती है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है ना हमारी लाइफ पे, हमारे दिमाग के विकास पे। लेकिन जीन पियाजे ऐसा नहीं समझते थे, इसलिए उनकी जो थियरी है उसकी जो लिमिटेशन है वो यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक टीचर है 7th क्लास की जिसका नाम लता है, वो क्या करती है हर साल है ना बच्चों से बात करने के लिए एक फीमेल की मैथ्स प्रोफेसर यानी कि एक महिला जो मैथ्स पढ़ाती है उसको बुलाती है, और एक मेल जो नर्स का काम करता है उसको बुलाती है। ठीक है, करियर फील्ड डिस्कस करने के लिए। इसका रीज़न क्या है, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हिंदी में सुन लीजिए। प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए महिला गणित प्रोफेसर और पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं होता है। तो आपको पता है, अगर मैंने अभी आपको बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है जो ये मैम करती हैं, वो अपनी क्लास में ना एक मैथ्स की प्रोफेसर को बुलाती है। मोस्टली लोग ये मानते हैं कि लड़कियों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और ये फिर उनको लगता है कि जो नर्स की जॉब होती है, टीचर की जॉब होती है, वो फीमेल को करनी चाहिए, लेकिन वो एक मेल नर्स को बुलाती हैं हर साल। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो रीज़न उन्होंने दिया कि जो जेंडर डिफरेंसेस है वो इनेट है और सोसाइटी से आप नहीं सीखते हो, ये गलत बात है। जो सेक्स होता है ना वो इनेट होता है, वो आपका बचपन से हो जाता है। ठीक है, लेकिन जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इस टॉपिक का नाम ही जेंडर ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोसाइटी ने बनाया है जेंडर की, मेल को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, फीमेल को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, बॉयज़ को ये कलर पसंद होता है, गर्ल्स को ये कलर पसंद होता है, बॉयज़ टफ होते हैं, लड़कियां वीक होती है। ये सारी बातें है ना नेचर ने नहीं बनाई है, ये सब सोसाइटी ने बनाया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है गलत है। तो जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, उनको हम सोसाइटी के थ्रू ही एक्वायर करते हैं। हमारे दिमाग में सारी की सारी बातें ना सोसाइटी डालती है। अगर आप अपनी फैमिली में ना देखते हैं कि लड़का और लड़की से दोनों से आप बराबर काम कराते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम लड़कियों का होता है, ये काम लड़कों का। लेकिन जिन फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये काम लड़की का है और वो काम लड़कों का है। ठीक है, तो ये हम सोसाइटी के थ्रू सीखते हैं। उसके बाद 28 क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का ही। Considerable variation exists in development rates among children. Development and differences are inevitable result of complex interaction of genetic and experience. इस क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभावित विविधताओं की जटिल अंतःप्रक्रिया को एक अनिवार्य परिमाण है। ठीक है, तो आपको पता है डेवलपमेंट रेट जो होता है ना वो बहुत वेरी करता है। यानी कि देखो, ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा जो 2 साल का है वो बहुत लंबा हो जाएगा और दूसरा बच्चा जो है वो बहुत छोटा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होता है ना। ऐसा तो नहीं होना, कोई बच्चा होता है वो जब 8 महीने का होता है वो चलने लग जाता है, कोई बच्चा होता है 10 महीने में चलता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट रेट जो होते हैं ना वो वेरी करते हैं। ठीक है, कोई होता है जो बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई होता है थोड़ा लेट बोलना सीखता है, लेकिन बोलेंगे तो दोनों ना। ठीक है, मोस्टली अगर उनको कोई मतलब हम एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो होता है ये जेनेटिक और इन्वायरमेंट की वजह से, एक्सपीरियंशियल वेरिएशन की वजह से होता है। तो ये जो बातें है ना ये सही है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है ना, हमारा जो जेनेटिक, बच्चे का जो जेनेटिक कोड है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बेसिस पे ही तो ऐसा होता है ना। ठीक है, एक बच्चा है जो जब वो पैदा हुआ उसकी मम्मी है ना हमेशा उससे बात करती रहती थी, इंटरैक्टिव बनाया उसकी मॉम ने उसे, तो वो बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा। एक बच्चा है उसकी मॉम उससे बिल्कुल बात नहीं करती, तो वो थोड़ा लेट सीखेगा बोलना। ठीक है, इस बात का भी बहुत डिफरेंस पड़ता है। सिबलिंग का रिलेशनशिप क्या होता है? ठीक है, तो आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड peers and play an important role in socialization throughout. Plays an important role during early childhood, do not have much role in socialization, are similar to relationship with parents and peers and play an important role in socialization throughout childhood. तो इस क्वेश्चन को है ना हिंदी में सुनिए। भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है, बाल्यावस्था और सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको पता है जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं उनका रिलेशनशिप हमारे साथ हमारे पेरेंट्स जैसा थोड़ी होता है या हमारे दोस्तों जैसा थोड़ी होता है। हमारा अपने भाई बहनों के साथ जो रिश्ता होता है वो अपने माँ बाप से बहुत अलग होता है।
दोस्तों से भी बहुत अलग होता है, और वो हमारा पूरी ज़िंदगी जो हमारा सोशलाइजेशन चलता है ना, चाइल्डहुड में भी जो होता है, लेटर लाइफ में भी इवन हेल्प करता है, लेकिन चाइल्डहुड में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ये रिलेशनशिप जो है ये अलग होता है। देखो सिमिलर वाला इसलिए गलत हो जाएगा, आप जो अपनी मम्मी के लिए फील करते हो आप अपने बहन के लिए फील करते हो क्या, अपने भाई के लिए फील करते हो क्या, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बहुत अलग होता है, अपने माँ बाप के साथ अलग होता है, भाई बहनों के साथ बहुत अलग होता है, ठीक। और सोशलाइजेशन में कोई रोल नहीं है तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड में रोल प्ले करेगा ये भी गलत बात है, ठीक है। पूरी लाइफ साथ देते हैं ना, और पूरी लाइफ आपको चीज़ें सिखाते रहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल। तो मास्टरी गोल्स जो होते हैं focused on avoiding failure, while performance goals are focused on gaining approval and recognition from others. Mastery goals are focused on gaining approval from others, while performance goals are focused on avoiding failure. Mastery goals are focused on achieving a certain level of performance for competing with others, while performance goals are focused on improving own skill and understanding a task. Mastery goals are focused on improving one's own skill and understanding of a task, while performance goals are focused on achieving a high grade and receiving external reward. इस क्वेश्चन को हिंदी में सुनिए। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने को केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्यों में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद को कौशल और कार्य समझ के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। महारत लक्ष्य अपने कौशल के कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या भारी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए, मास्टरी का मतलब क्या होता है। तो मास्टरी का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं तुमने मास्टर्स किया हुआ है क्या, तो मास्टर्स का मतलब होता है जैसे मेरी है ना किसी सब्जेक्ट में, मैं साइंस की टीचर हूँ अगर, और मैंने ना मास्टर्स किया हुआ है, तो ऐसा माना जाएगा कि मेरे को है ना साइंस की बहुत नॉलेज है, मैंने तो मास्टरी की हुई है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जब है ना हम अपनी स्किल्स को, अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मास्टरी गोल्स, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल्स का मतलब होता है परफॉर्म करना। क्या होता है, अरे उसने ना आज गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज उसने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये है ना हमेशा एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए किया जाता है ना। परफॉर्मेंस हम किस लिए दे रहे होते हैं मोस्टली, क्लास में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा, कि आप फर्स्ट आओगे, ठीक है, या फिर आपको दूसरों से तारीफ मिलेगी, ये सब रीजंस होते हैं। तो मास्टरी गोल जो होता है उसमें ना आप अपनी स्किल्स बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, और परफॉर्मेंस गोल में हमारा एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने ईवीएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया है, सीडीपी की भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के टॉपिक्स भी हम करना शुरू करेंगे, ठीक है। और मैंने इसका जो पेपर 1 था उसके क्वेश्चंस भी पहले अपलोड कर दिए थे सीडीपी के। आज हमारे पेपर 2 के क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं।